नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 यानी चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस बिल में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं, जो चुनावी सुधार लाए गए हैं इस विधेयक में, वो किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म कर सकते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट से क्या क्या कंसर्न्स है, क्या चिंताएँ उभर कर आ रही हैं, वो हम देखेंगे। और हम एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करेंगे कि कौन से और स्टेप्स लिए जा सकते हैं चुनाव कानूनों में सुधार करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कंसर्न्स विथ लिंकिंग वोटर आईडी कार्ड विद आधार, कमेंट। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने से क्या चिंताएं हैं, टिप्पणी कीजिए। तो आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लिखेंगे। हम बताएंगे कि रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है। बिल का नाम क्या है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 यानी कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। इस नाम का एक बिल पार्लियामेंट में संसद में पास किया गया है और इसका एम क्या है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ अमेंडमेंट्स करेगा और उससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, यानी कि इन दोनों एक्ट्स में संशोधन होंगे और उससे चुनावी कानूनों में सुधार लाने का प्रयास करता है ये बिल। अब इस बिल के प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो हम इस बिल में क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं। प्रावधान सबसे पहला ये है कि आरपीए 1950 की धारा 23 में संशोधन करके मतदाता सूची डेटा को आधार डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, यानी कि सेक्शन 23 ऑफ आरपीए 1950 में अमेंडमेंट्स होंगे और उससे जो हमारा वोटर आईडी कार्ड का डेटा होता है उसको आधार के साथ लिंक किया जाएगा। जैसे पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है, अब उसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड को भी आधार के साथ लिंक किया जाएगा इस में जो प्रपोजल आया है, जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ज़रिए। उसके बाद दूसरा प्रोविज़न क्या आया है कि आरपीए 1950 की धारा 14 यानी सेक्शन 14 का खंड बी यानी क्लॉज बी में संशोधन किया जाएगा। इससे मतदाता सूची में नामांकन के लिए 4 योग्यता तिथियां दे दी गई हैं, 4 क्वालिफाइंग डेट्स दी गई हैं, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1। देखिए इस बिल के पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जब 18 साल का हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए, लेकिन 18 साल का होने के बाद उसको अगली 1 जनवरी का इंतज़ार करना पड़ता है कि उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा, वो क्वालिफाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे 1 जून को होता है, वो 1 जून को 18 साल का हो गया पूरा और 1 जून को पर वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं हुआ। जब 1 जनवरी आएगी अगले साल, उसके बाद ही वो क्वालिफाई करेगा इलेक्टोरल रोल में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज़ को अमेंड किया गया है। अब 4 डेट दे दी गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो जो व्यक्ति 1 जून को आप 18 साल के मान लीजिए होते हैं तो उसके बाद आप 1 जुलाई जो आएगी उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, और जुलाई से अक्टूबर के बीच में अगर आप 18 साल के हुए तो अक्टूबर 1 अक्टूबर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और अक्टूबर में अगर आप 18 साल के हुए हैं तो फिर आप 1 जनवरी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3-3 महीने का एक तरीके से गैप दे दिया गया है कि इतना लंबा वेट ना करना पड़े रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर तीसरा प्रोविजन क्या लाया गया है कि आरपीए 1950 के सेक्शन 20 और आरपीए 1951 के सेक्शन 60 में अमेंडमेंट करके जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो टर्म वाइफ था, उस वाइफ टर्म को रिप्लेस करके उसे स्पाउस टर्म कर दिया गया है, यानी कि ये जेंडर न्यूट्रलिटी ला रहा है ये थर्ड प्रोविजन। देखिए जो सर्विस वोटर्स होते हैं यानी कि जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल होते हैं या आर्म पुलिस फोर्सेस में रहते हैं, या इंडिया का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में
इसी पोस्ट का काम कर रहा है तो उन्हें सर्विस वोटर्स कंसीडर किया जाता है। तो उनके लिए जो लॉ था टर्म वाइफ था जो उसे रिप्लेस करके वहाँ पे स्पाउस टर्म ला दिया गया है, क्योंकि आजकल मेन और वुमेन दोनों ही वर्किंग हैं और अब तो वुमेन भी आर्म फोर्सेस में फुल टाइम रहने लगी हैं। तो इसलिए जेंडर न्यूट्रलिटी लाने के लिए यहाँ पर स्पाउस टर्म से वाइफ टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है। फिर चौथा प्रपोजल क्या है, सेक्शन 160 में अमेंडमेंट किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। और इस अमेंडमेंट से क्या होगा, जो चुनाव के लिए उपयोग किए जाने वाले जो परिसर होते हैं उनको यूज करने के आधार में विस्तार हो जाएगा। इट एक्सपेंड्स द ग्राउंड्स ऑन विच द प्रेमाइसेस यूज फॉर इलेक्शन पर्पस कैन बी रिक्विसाइड। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, जो मल्टीपल एनरोलमेंट होते हैं यानी एक से अधिक नामांकन जो होते हैं उनको टैकल किया जा सकता है। जैसे कि बहुत से लोगों के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में अलग अलग एनरोलमेंट होते हैं, जिससे कि बोगस वोटिंग होती है, ये फर्जी मतदान होता है। तो फर्जी मतदान पे अंकुश लगाया जा सकता है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक नामांकन को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला फ़ायदा देखने को ये मिलेगा। इससे इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची को साफ किया जाएगा और इलेक्टर विल बी रजिस्टर्ड इन द कंस्टिट्यूएंसी वेयर दे आर एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होगा जहां वे एक सामान्य रूप से निवासी है। इससे तीसरा फायदा ये देखने को मिलेगा, जो माइग्रेंट वोटर्स होते हैं उन्हें रिमोट वोटिंग की सुविधा मिल जाएगी, दूरस्थ मतदान की सुविधा मिल जाएगी। जो प्रवासी मतदाता होते हैं, सबसे बड़ा फायदा एक ये भी देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ ये फायदा होगा कि मतदाता का साधारण निवास बदल दिया जाता है, अगर रेसिडेंस बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है, तो इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड यानी एपिक कार्ड में आसानी से बदलाव करने में मदद मिलेगी। काफ़ी आपका जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है अपनी डिटेल्स चेंज कराने के लिए वोटर आईडी कार्ड में, तो वो प्रोसेस आपका अब जल्दी पूरा हो जाएगा। इससे टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम होगा और काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाएगी वो। फिर कंसर्न्स क्या क्या है वोटर आईडी कार्ड और आधार को जोड़ने के, ये हम डिस्कस करें उससे पहले मेरे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको। तो आप ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कंसर्न्स क्या क्या है लिंकिंग के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के। तो सबसे पहला कंसर्न ये है, सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड प्रदान करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है तो उसका मतदाता सूची में पंजीकरण होगा, ये केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। किसी भी प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना यह वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा देगा। देखिए बिल में साफ साफ ये कहा गया है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है वो किसी भी व्यक्ति से उसका आधार कार्ड नंबर मांग सकता है उसकी डिटेल्स की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता है या नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो उसके लिए खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑप्शंस तो दिए हैं बिल में कि उनके पास और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के ऑप्शंस होंगे और डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर सकते हैं, पर वो बहुत इलेबोरेटेड मैनर में नहीं बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई नहीं प्रोवाइड कराना चाह रहा है या नहीं प्रोवाइड करा पाता है तो हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल में उससे उसका नाम हटा दिया जाए, तो एक लेजिटिमेट वोटर का नाम हट जाएगा, ये कंसर्न देखने को मिलेगा। फिर एक कंसर्न ये है कि इलेक्टोरल डेटा रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आधार का डेटा रखता है यूआईडीएआई। तो अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डेटा शेयरिंग होगी तो एक तरीके का इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है, यानी गोपनीयता का उल्लंघन है। इससे होगा क्या कि वोटर आईडी कार्ड का डेटा आधार कार्ड से लिंक हो गया तो इससे प्राइवेसी इशू देखने को मिलेगा कि जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड वोटर होंगे, जो आधार कार्ड से लिंक्ड वोटर होंगे, वो कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स अवेल कर रहे हैं अपने आधार कार्ड को यूज़ करके, क्योंकि बहुत सारी जो लाभ देने वाली स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसमें आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो अब ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से वोटर्स उस सारी स्कीम्स को अवेल कर रहे हैं। उसे देखने को मिलेगा कि इस डेटा के लीक होने से जो राजनीतिक प्रोफाइलिंग यानी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो जाएगी। इस तरीके के वोटर्स को जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो टारगेट कर पाएंगे वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए। तो एक तरीके से इस तरीके के वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है डेटा का यूज़ करके, तो एक ये कंसर्न भी देखने को मिलेगा।
फिर हम अपने आंसर को ख़त्म करेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हुए। हम बताएंगे कि बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन शेयरिंग आधार डेटा विद अनदर डेटाबेस, गवर्नमेंट शुड फर्स्ट ब्रिंग अ रॉबस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। जैसे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात बहुत टाइम से चल रही है, तो दोनों डेटा को शेयर करने से पहले अब सरकार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून अब ले आना चाहिए। फिर ये दूसरा हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे कि किस लिमिट में डेटा और कितना डेटा शेयर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूआईडीएआई के मध्य, इसकी लिमिट भी तय कर देनी चाहिए कि कितना डेटा रिक्वायर्ड है इलेक्शन कमीशन को और कितना डेटा यूआईडीएआई प्रोवाइड करेगी। तो ये एक लिमिट शेयर कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम डेटा नहीं शेयर होना चाहिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। फिर उसके बाद हमारा तीसरा सजेशन ये रहेगा कि जहां तक कई नामांकन का संबंध है, मतदाता सूची को आधार के जोड़ने के अलावा अन्य पहचान समाधान भी हैं। But for multiple enrollment is concerned, there are other identification solution than linking electoral roll with आधार। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाए तभी मल्टीपल एनरोलमेंट की समस्या से हम निपट सकें, और भी हम समाधान और भी आइडेंटिटी के तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा सजेशन रहेगा। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया है क्वेश्चन के फॉर्म में। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम करंट अफेयर से लिंक करके बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।